लास्ट क्लास में हमने पीएन जंक्शन पढ़ा, इसमें हमने ये देखा कि पी और एन को जब आप मिला देते हो तो उसमें सेटलमेंट चलता रहता है, डिफ्यूजन करंट आती है, फिर डिप्लीशन लेयर बनती है, फिर ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाती है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद जब आप उसमें बैटरी कनेक्ट करते हो तो दो तरीके से बैटरी कनेक्ट कर सकते हो, पी टाइप को हाई पोटेंशियल पर रख दो और एन टाइप को लो पोटेंशियल पर रख दो तो फोर बायसिंग, उल्टा कर दोगे तो रिवर्स बायसिंग। फिर हमने फोर बायसिंग पढ़ी और उसमें हमने ये देखा कि डिप्लीशन रीजन जो है वो धीरे 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 छोटा होता जाता है, क्लियर है। और एक पर्टिकुलर डिप्लीशन लेयर का जो वोल्टेज होता है, जैसे जर्मेनियम के केस में 0.6 वोल्ट होता है, उससे ज्यादा पे आप लगा दोगे तो करंट एकदम से शूट अप होती है, और वो वोल्टेज क्या कहलाता है? नी वोल्टेज। पढ़ के आएगा गंजे, ठीक है। तो नी वोल्टेज से ऊपर के वोल्टेज पे आपको करंट मिल जाती है, उसका कर्व भी हमने खींचा था। और करंट कौन से किस में आती है? माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, एम्पियर किस में आती है? मिली एम्पियर गंजे। फॉरवर्ड करंट किस में आती है? मिली एम्पियर। डेटा क्या होता है? 10, 20, 30, 40 करके। चलिए हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म, सॉरी हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ रिवर्स बायस्ड। आइए सपोज कीजिए ये आपके पास दिख रहा है ना इतना ऊपर, सपोज कीजिए ये आपके पास एक पीएन जंक्शन है जिसमें डिप्लीशन रीजन बन चुका है। ये अगर पी साइड है, ये एन साइड है, पी साइड की तरफ होल्स होते हैं, और इधर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और क्या होता है? इमोबाइल्स आयन। ये होल्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, इमोबाइल्स आयन नेगेटिवली चार्ज होंगे। और इनका सेटलमेंट हो चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां मिलते हैं? कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड, और होल्स। ओके, ये आपके पास हो गया। प्लस यहां पे मैग्नेटिक चार्ज कैरियर होंगे, यहां पे होंगे होल्स और यहां पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन किधर से भी किधर नहीं जा रहा है, इधर की तरफ आपके पास सिर्फ इमोबाइल्स आयंस है। डिप्लीशन रीजन वो जगह है जहां पर केवल इमोबाइल आयन मिलते हैं, और इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसकी वजह से ये सब रुके हुए होते हैं। अब आपको उसकी करनी है बाइसिंग। बाइसिंग कैसी करनी है? रिवर्स बाइसिंग, बाद में लिखना। पी होगा आपके पास लो पोटेंशियल पर और एन होगा आपके पास हाई पोटेंशियल, क्लियर। अब आपको पता है ये हाई पोटेंशियल पर है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इन इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ फोर्स मिलेगा या अपोजिट साइड में मिलेगा? अपोजिट साइड में। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर हैं, इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ पुश करेगा, तो नेक्स्ट डायग्राम में ये इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाएंगे। डिप्लीशन रीजन जो इतनी बड़ी थी, वो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गए अब जब आपने इसको कनेक्ट करा है, इन इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगाया? उधर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से खिसक करके यहां आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन हट गए। ऐसे ही ये होल्स पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं, तो होल्स पे भी धक्का लगेगा इधर की तरफ, तो ये होल्स निकल करके आ गए इधर। और अब देखिए ये वो जगह बन गई जहां पर कोई भी इमोबाइल आयन नहीं मिला। पहले डिप्लीशन लेयर इतनी बड़ी थी, अब डिप्लीशन लेयर इतनी बड़ी हो गई।
जबकि 4 बाइसिम में डिप्लीशन रीजन छोटा हो रहा था, इसमें बड़ा हो रहा है। यानी कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनकी तो औकात ही नहीं कि इसको पार कर दे। भाई जब इतने में नहीं पार कर पा रहे थे, कोई धक्का देने वाला है नहीं, तो कहां से पार कर देगा? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो गया। अब हम बात करते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉनों को जो कि पी साइड में एज ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक्ट कर रहे थे, किधर फोर्स करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा? एन साइड में। तो ये यहां से निकल करके इस डिप्लीशन रीजन को पार कर सकते हैं। क्लियर? और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, यहां के 3 होल्स खत्म हो गए। ठीक है? ये 3 होल्स को फिर से जनरेट करने के लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां से 3 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पे फिर से होल्स जनरेट हो जाएंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं, आगे की तरफ पास करते हैं। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन फिर से यहां पे इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। बट ये करंट क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जा रही है क्या यार? नहीं। क्या इसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी पहले थी? नहीं, ये तो रिवर्स बाइसिंग है। इसमें सबसे पहली बात यह होती है कि डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करता है, पहला काम ये। दूसरा, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, इनका मूवमेंट किधर होता है? पी से एन। और अगर हम माइनॉरिटी होल्स की बात करें, हालांकि हम बोलते नहीं होल्स मूव करता है, बट स्टिल अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा। हालांकि करता नहीं है, करता सिर्फ इलेक्ट्रॉन मोशन में, बट स्टिल कोई पूछ ले तो बता भी देगा। ठीक है? और ये होती है आपके पास हेंस करंट इन रिवर्स बाइसिंग इज वेरी स्मॉल। ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन माइक्रो एम्पियर, बहुत कम मिलती है। और समझिए, अब मैं इसका कर्व खींचता हूं, ये वोल्टेज और ये करंट का कर्व। जब मैंने 4 बाइसिंग को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया था, जबकि इसमें वोल्टेज आपने उल्टा लगाया है, तो मैं यहां से शुरू करूंगा। जब ये वोल्टेज 0 था, सब कुछ इक्विलिब्रियम में था। यहां पे देखिए, जैसे जैसे मैंने रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज बढ़ाया, डिप्लीशन लेयर बड़ी होने लग गई और मैग्नेटिक कैरियर इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, थोड़ा सा चला गया होगा। मैग्नेटिक और भी कम है, और कम इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट आपके पास बिल्कुल जीरो निकलेगी, बिल्कुल जीरो निकलेगी। आपने बढ़ाया 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 बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाते गए, और ये आपके पास बहुत कम करंट आ रही है। अब वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो ये पॉजिटिव चार्ज पे भी तो फोर्स लग ही रहा है। वो बात अलग है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, बट स्टिल आपके पास, जैसे कि ये समझ लीजिए कि आप हो और छोटे बच्चे हैं और बहुत तेज हवा चल रही है। आप लोगों ने, बड़े वालों ने हाथ पकड़ रखा है, छोटा बच्चा तो निकल के चला गया इधर। क्या आप पे हवा नहीं लगेगी? आप पे लगेगी। इन पे भी, ये इमोबाइल आयंस, इन पे भी फोर्स लगता है, और इनके जो बॉन्ड होंगे उनके इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगेगा। आपको याद होना चाहिए कि अगर हम ध्यान दें तो ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था, ये बॉन्ड बंधे हुए थे, ठीक है, और आपने कोई इंप्योरिटी मिलाई जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हो गए। ये इलेक्ट्रॉन तो मोशन में आ गए। हम कहते हैं ये नहीं मूव करता। क्यों नहीं मूव करता? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हैं, और ये नहीं करता। लेकिन क्या इस पे फोर्स नहीं लग रहा होगा? क्या ये वाइब्रेट नहीं हो रहे होंगे? ये भी वाइब्रेट हो रहे होंगे। तो एक वोल्टेज पर आप जब वोल्टेज इतना ज्यादा हाई कर देते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक तरह की सुनामी से आ जाएगी, और बहुत हाई करंट एकदम से मिलेगी आपको। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। वो वोल्टेज रिवर्स बायस में, वो वोल्टेज
जिसपे कि इमोबाइल्स आयन के कोवेलेंट बॉन्ड तक ब्रेक हो जाते हैं, क्या कहलाता है? जीनर ब्रेकडाउन। बनाइए इसको, जीनर ब्रेकडाउन सिलेबस में नहीं है इस साल, लिखिए इसको। हाँ, करंट माइक्रो एम्पीयर में आएगी इसकी। हाँ अच्छा, ये होने के बाद तो फिर बहुत सारी आ जाएगी, फिर तो उसके पार नहीं। तब जीनर डायोड को इसलिए तो अलग तरीके से यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में। ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कह सकते हो आप इसको, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये करंट 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर। सर डिप्लीशन लेयर को कैसे? इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, सुनना ध्यान से। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है, ओके। और मोटर क्या करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, दोनों अपोजिट काम करते हैं। एक ही डिवाइस पढ़ी है। और कौन सी डिवाइस पढ़ी है? ट्रांसफार्मर पढ़ा है आपने। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज ऊपर, हाँ, वोल्टेज अगर इसका लो है तो इसको वोल्टेज अप कर सकता है या डाउन कर सकता है। तो वो क्या बोलते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और डीसी को, ओके, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर, पहली चीज ये समझना। और डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? इन्वर्टर, जो घरों में लगे होते हैं, गंजे, बैटरी तो लगी होती है उसमें, वही तो देता है आपको करंट। तो एसी में क्यों कन्वर्ट करता है? घर में कौन सी आती है? घर में एसी आती है। हाँ तो, और बैटरी से करंट आती है, वो डीसी है, और डीसी तेरे प्लग में दे दे। तो ये काम करता है इन्वर्टर। अब आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। सारी डिवाइसेस आपने इलेक्ट्रिक करंट को डीसी में पढ़ा है, और हर एक सर्किट में डीसी यूज होती है। बट आपके घरों में कौन सी आती है? एसी। इसलिए हर एक डिवाइस में, जैसे आपने बोला एसी है, मतलब एसी बोला आप, टीवी है, अभी आ रहा है एसी, और अंदर पूरा सर्किट किस पे काम करता है? डीसी पे। इसलिए यहां पर एक डिवाइस लगाई जाती है जो इस एसी की तेसी कर दे, यानी कि एसी की डीसी कर दे, दैट इज रेक्टिफायर। ये हमें पढ़ना है, और ये हमारे पास पीएन जंक्शन से बन जाता है। हेडिंग डालिए रेक्टिफायर। तो हर डिवाइस में लगेगा। स्मार्टफोन्स में, हैं? फोन्स में, सब में। फोन तो बैटरी से चलते हैं, तो लेकिन चार्ज तो करते हैं। तो वो चार्ज एसी आया, ठीक है, उसके बाद वो लगाए एडेप्टर, उसमें ट्रांसफार्मर लगाए, वो वोल्टेज को डाउन करेगा, और वोल्टेज के जस्ट बाद में रेक्टिफायर लगा दिया जाता है। रेक्टिफायर फोन में होता है, चार्जर में। तो अगर बिना चार्जर के ऐसे लगा के देखना फोन को, फट जाएगा। चलिए, तो हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफाई करना सीधी सी बात है, किसको? एसी को। दो तरह के रेक्टिफायर हैं। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, कई बार आपसे डायग्राम पूछ सकता है, इस बार तो प्रबल संभावना है हाफ वेव फुल वेव की, इसमें फुल वेव का आपको पूछ सकता है। ओके, समझना। ये आपने ट्रांसफार्मर लगाया, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, और ट्रांसफार्मर के बाद में आपने लगाया एक पीएन जंक्शन। ये रहा मेरे पास पी, और ये हो गया एन जंक्शन, ठीक है। और यहां आपने वो डिवाइस लगाई जिसपे आपको करंट चाहिए, लोड बोलते हैं। यहां आप मोबाइल लगा दो, एसी लगा दो, फ्रिज लगा दो, आप खुद लग जाओ, ठीक है। अब देखिए काम कैसे करता है। ये वोल्टेज अप डाउन कर देगा, जितना करना है कर देगा। सपोज करो इसने वोल्टेज अप करा, आपने 2 वोल्ट दिया, यहां से दिया आपने
ये एसी सॉरी ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी पे काम करता है। ट्रांसफॉर्मर किस पे बेस्ड होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। करंट बार बार चेंज होती है जिससे वहां पे इंड्यूस करंट आती है, तो वो डीसी नहीं यूज कर सकता। ठीक है, सपोज कीजिए जब ये वाला साइकिल जा रहा है तो ये था पॉजिटिव, ये मानो ये था नेगेटिव और ये टर्मिनल था पॉजिटिव, और करंट ऐसे जा रही है। अगली बार में करंट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। दैट इज व्हाट एसी इज ऑल अबाउट। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इंडक्शन आया, इंडक्शन विल अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज अराइज लेंज लॉ। तो 180 का फेज डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट में। तो यहां पे हो गया हाई वोल्टेज, यहां हो गया लो वोल्टेज। ये पॉजिटिव है और ये इधर की तरफ कनेक्ट देखो तो ये लो पर है, यानी कि कौन सा फॉरवर्ड बायस हो गया? पी आपका हाई पोटेंशियल पर है ना, और ये नेगेटिव वाला इधर से देखिए लो पोटेंशियल पर, फॉरवर्ड बायस। ये करंट को जाने देगा और इसमें आपको करंट मिल जाएगी। ये रहा, आपको करंट मिल गई, साइकिल नंबर 1 मिल गया। यहां से चला अप डाउन होकर के यहां मिल गया, कोई दिक्कत इसमें? जब ये सेकंड साइकिल जाएगा तो पहला वाला साइकिल कैसे गया? ऐसा, दूसरा वाला ऐसा जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। इंडक्शन से 180 का फेज डिफरेंस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अब पी क्या हो गया? नेगेटिव पे हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस। अब ये करंट को फ्लो नहीं करेगा, तो जब तक ये सेकंड साइकिल चलेगा तब तक ये कोई करंट शो नहीं करेगा। फिर आपने बोला कि ये आएगा, तो फिर से ये नेगेटिव आ गया, फिर से पॉजिटिव आ गया। इंडक्शन से नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर से फॉरवर्ड बायस, और फिर से आपको साइकिल मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर आप देखो कि इसमें एक साइकिल है इनपुट में, ये पूरा एक साइकिल है, तो एक साइकिल में आपके पास कितना आया? आधा, हाफ वेव तो आई, ये पूरी वेव एक है, और इतने टाइम में तो सिर्फ देखिए आप एक ही तो आया, हाफ तो गया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर? ओके, और समझिए अगर आप इनपुट में ये दे रहे हो इस तरह से, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? एक मिल जाएगा, दूसरा गायब, तीसरा मिल जाएगा, चौथा गायब, यही है। अब अगर इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? 1 सेकेंड है। इस केस में साइकिल है ये वाला, और इस केस में साइकिल है ये, इसको भी 1 सेकेंड लगते हैं, इसको भी 1 सेकेंड लगते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर f है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी? फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता है। अगर ये 50 हर्ट्ज है तो ये भी 50 हर्ट्ज है। बनाइए इसको, ये इनपुट कर्व, या आउटपुट कर्व। लोड, आप ये करंट किस में देना चाह रहे हो? तेरे मोबाइल में देना चाह रहा है ना? ये मोबाइल है, लैपटॉप में देना चाह रहा है तो वो लैपटॉप है। तो सर ये आउटपुट है, इसमें तो करंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। मैंने दिखाई नहीं, बट अगर इसने 2 वोल्ट को 10 वोल्ट कराया तो ये 10 वोल्ट ही दिखेगा। इसको मैं ऊपर भी बना सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बड़ी भी बनाना है, आपको लगता है कि नहीं यार ट्रांसफार्मर तो ले लो, ये लो, कोई दिक्कत नहीं। बट हमारा कॉन्सेप्ट वोल्टेज को अब करना नहीं है, मैं ट्रांसफर नहीं पढ़ा रहा, मैं कर रहा हूँ एसी को डीसी में चेंज करना है। तो सर इसमें करंट की वैल्यू तो इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। मतलब मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है करंट का। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही सही भाई, एसी में होता भी है। डीसी में तो कांस्टेंट होता है, लेकिन तो ये हाफ वेव रेक्टिफाई हुई ना, पूरी कहां रेक्टिफाई हुई? ये पूरी तरह से प्योर डीसी थोड़े ना है, बट कुछ हद तक तो आपने करा ना इसमें, कम से कम इसमें। सुनो इधर, सुनो इधर, ए से बी जब ये वाला साइकिल गया तो करंट ए से बी जा रही है, जब ये साइकिल गया तो करंट ही नहीं जा रही, जब ये साइकिल गया तो फिर से ए से बी में गया, तो इसमें करंट का डायरेक्शन तो ए से बी ही है। तो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन इट इज डीसी, इट इज जस्ट वोल्टेज इज नॉट रेगुलेटेड येट।
वोल्टेज इज डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। तो मैंने अभी ये नहीं बोला कि प्योर डीसी मिल गई है, बट डीसी तो है क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। हो गया? डन? अब देखो दिक्कत क्या हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि 1 और 3 तो मिला आपको, 2 और 4 लॉस हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का ये पार्ट लॉस हो रहा है, इससे तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। हम चाहते हैं कि ये हाफ वेव नहीं होकर के ये नीचे वाला भी चला जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब क्या करें, एक डायोड लगा है तो ये इधर को जाने देगा, बट कुछ ऐसा कर दें कि जब ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये करंट को फ्लो नहीं करे, लेकिन जब वो करंट को फ्लो नहीं कर पा रहा है तो दूसरा डायोड करंट को फ्लो कर दे, और उसका भी इनपुट हम यहां देंगे ताकि करंट ऐसे ही जाए। दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। हेडिंग डालिए फुल वेव। अच्छा सुनो 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 सुनो, और इसको हम ऐसे भी बताते हैं, सुनना। आपसे बोले ये इनपुट है, तो आउटपुट बताओ। एक सेमीकंडक्टर का मतलब रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इधर जाएगा अगर ये, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? खत्म। कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन, बट इसका मतलब क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये वाली वेव रोक दी, ऊपर वाली चली गई, खत्म। चलिए ये पूरा नहीं बनाते, इस पूरे को हम सिर्फ एक डायोड से बता देते हैं। अच्छा इसमें ट्रांसफार्मर ना लगाऊं तो काम चल जाएगा? ट्रांसफार्मर वोल्टेज ही तो अप डाउन कर रहा है, अगर मुझे वोल्टेज बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है तो मैं ट्रांसफार्मर हटा के भी काम कर सकता हूं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर। हाँ वोल्टेज अप डाउन करना है तो लगा देना, वरना कोई जरूरत नहीं इसकी। डन? अब मुझे आधी वेव का और इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मैं एक डायोड और लगाऊंगा, और उस डायोड का इनपुट कहां देना है? यहां पे। ठीक है, अभी बात करते हैं, एक सेकंड। हाँ तो दिक्कत ये हो रही है कि आधी वेव मेरी किसी काम नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, एक और लगाता हूं। ठीक है, तो वो ट्रांसफार्मर जो आउटपुट है सेकेंडरी कॉइल, इसके सेंटर में से एक वायर निकालूंगा, इसको बोलेंगे सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। यहां से निकालूंगा, ये सेंटर से वायर निकाली और ये रेजिस्टेंस यहां लगा दिया। ठीक है, क्योंकि देखो समझो, ये पहले यहां था ना, मुझे दूसरे ट्रांसफार्मर का आउटपुट यहां देना है, तभी तो करंट ऐसे जाएगी। तो मैंने इसको यहां से हटाया और इसको इधर खींचा और यहां से कनेक्ट करा, और दूसरे वाले डायोड को ऐसे लिया और ऐसे करके यहां कनेक्ट कर दिया। ये है। अब इसको थोड़ा और खींचे, लपेटिए, तो ये यहां से निकल करके आ जाएगा यहां, और दूसरे वाला आपने कनेक्ट कर ही रखा है, तो इसको भी ऐसे क्यों बना रहे हो, इसको ऐसे बना लो। अरे नहीं नहीं, वहां से कैसे जाएगी? जाएगी तो ट्रांसफार्मर से, बताऊंगा क्यों नहीं जाएगी। ये तो 0 वोल्ट पे होगा ना, ए और बी। ये रियल डायग्राम है फॉरवर्ड बाय सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर का। अब दिक्कत क्या है, मेरे को ऐसा ही आता, हमने पढ़ा भी ऐसा ही था, बट अब आपकी एनसीईआरटी ने क्या करा है उसको देखिए। एनसीईआरटी ने, अगर आप मैच कर पाओ तो देखना, एनसीईआरटी ने यहां से वायर खींची दोनों, और ऐसे करके
ऐसे कर दी, समझ रहे हो? ये वायर यहां से खींची है और ऐसे करके ऐसे लगा दी, तो ये वायर मैं यहां से खींच रहा हूं, इसके टच नहीं करूंगा, और दूसरा एंड इसी के पास था, यानी कि यहां ये हो गया मेरे पास लोड। ठीक है, अब सुनो, ये वोल्टेज 0 पे रहे, इसको इंश्योर करने के लिए यहां पे कर दी जाती है अर्थिंग। क्लियर? अब देखिए बहाना मजेदार, पहले ये गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 4 बायस्ड, करंट यहां से निकली, ऐसे गई और इस ए में एंट्री ली और बी में आ गई। ये हो गया आपके पास पहला साइकिल मिल गया, कोई दिक्कत इसमें? अब जब ये सेकंड साइकिल गया, सेकंड साइकिल गया, तो ये नेगेटिव की जगह क्या हो गया, और यहां भी क्या हो गया, इंडक्शन से 180 का फेज डिफरेंस, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। ये कैसा हो गया, रिवर्स बायस। ओके, और तब तक ये क्या हो जाएगा, 4 बायस। इससे पहले ये 4 बायस था, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। एक बार फिर से, ये साइकिल गया, पहला वाला गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्लियर? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बीच में कितना, 0 वोल्ट। अब ये पॉजिटिव है, तो ये वाला इसके थ्रू इससे क्या कनेक्टेड है, यानी कि हो गया 4 बायस। ये नेगेटिव था ना, और ये नेगेटिव इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या है, रिवर्स बायस। जब फर्स्ट साइकिल गया है तो वो 4 बायस था, ये रिवर्स बायस। पहले यहां तक कोई बात है तो बोलो। एक बार फिर से, जब ये साइकिल जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाला पी से जुड़ा है 4 बायस्ड, नेगेटिव वाला पी से जुड़ा है रिवर्स बायस, सीधी सीधी बात। तो यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट जाता ही नहीं है, जाएगा तो माइटी कैरियर की वजह से जाएगा, जो कि बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये करंट यहां से नहीं जाएगा, सिर्फ ये वाली करंट मिलेगी। अब जब सेकंड वाला गया है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इंडक्शन से नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव कनेक्टेड है पी से, तो ये कैसा हो गया, रिवर्स बायस्ड। पॉजिटिव कनेक्टेड है पी से, तो ये क्या हो गया, 4 बायस्ड। क्या ये करंट देगा? अब करंट यहां से जाएगी और यहां से करंट इधर जाएगी और ए से बी मिल जाएगा, तो सेकंड साइकिल जो आपको नहीं मिल रहा था वो भी अब मिल जाएगा। थर्ड, ये नेगेटिव, इसका इंडक्शन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इंडक्शन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से जुड़ा है 4 बायस, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है रिवर्स बायस। ये काम नहीं करेगा और इसमें ये काम नहीं करेगा। तो एक बार में एक काम कर रहा है, एक बार एक साइकिल में करंट ये देता है, दूसरी बार में ये देता है, फिर ये देता है, फिर ये देता है। तो यहां तो आपको लगभग लगभग सारे साइकिल मिल जाएंगे, पूरी की पूरी वेव आपने रेक्टिफाई कर दी। अगर आपका इनपुट ये है तो आउटपुट आपको मिलने वाला है ये मिलेगा। अगर मैं इसको D1 बोल दूं, ये D2 बोल दूं, तो ये वाला मिलेगा D1 की वजह से, तो ये वाला मिलेगा D2 की वजह से, फिर D1 फिर D2। क्या इस ट्रांसफार्मर, इस रेक्टिफायर को बिना ट्रांसफार्मर के बना दोगे? कैसे बनाओगे? सेंटर टैप तो करना पड़ेगा, ये सेंटर टैप तो करना पड़ेगा, वरना यहां पे 0 वोल्ट कैसे मेंटेन करोगे? ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट और यही 0 वोल्ट दोनों पे जाता है, सिर्फ ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होते रहते हैं। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को बिना, इस रेक्टिफायर को बिना ट्रांसफार्मर के रेडी नहीं कर सकते आप। लिखिए इसको। बट अभी भी देखिए दीपांशी, यहां भी वोल्टेज रेगुलेट नहीं हुआ है, इसीलिए ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई कहलाती है। इसमें भी डीसी तो है बट कुछ पार्ट इसका एसी का मिक्स आ रहा है। अब मुझे कोई ऐसी डिवाइस बताओ
जो या तो एसी को जाने दे या डीसी को जाने दे? बताओ। कैपेसिटर किसको जाने देती है? एसी को जाने देती है। ठीक है, तो अगर मैं वो यहां पर एक कैपेसिटर लगा दूं जिसको हम लोग फिल्टर कहते हैं, तो जो यहां से करंट जा रही है जिसमें ये बार बार ऐसे 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 हो रहा है, तो इसमें जा रहा है एसी प्लस डीसी पार्ट। ठीक है, जो करंट यहां से जाएगी, अब ये डिटेल में नहीं है हमारे, इसलिए मैं थोड़ा उतना घुसूंगा नहीं इसके अंदर, तो ये अपने अंदर में से एसी को जाने देगी, यानी कि एसी इधर से चली जाएगी और डीसी वहां से जाएगी। तो ये फिल्टर लगा करके इस एसी को जो यहां मिल रही है और ज्यादा एग्जिट कर देते हैं आफ्टर फिल्टर। अब ये वोल्टेज इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं हम पल्सेटिंग डीसी। और इसमें अभी भी वोल्टेज अप डाउन हो सकता है, जिसके लिए हम जीनर डायोड लगा देते हैं, जो कि सिलेबस में नहीं, वरना एक और डिवाइस यहां लगती है। बट ये कैपेसिटर फिल्टर का काम करता है, इसकी भी मैकेनिज्म है अलग से, जो सीआर सर्किट से समझ में आती है। क्या होता है बेसिकली, मैं अगर तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जाग रहा है, कि ये कैपेसिटर है, समझना, और ये है, यहां से करंट आई, जितनी देर में करंट आती है ये चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये करंट आई, समझना, ये मैक्सिमम हुई ना, तो ये चार्ज हो गया इतनी देर में। जैसे ये करंट नीचे जाएगी, ये डिस्चार्ज होकर के इस करंट को बढ़ा देगा। तो ये वाले पोर्शन पे जब करंट नीचे जाने की कोशिश करती है, कैपेसिटर अपनी करंट देता है, इसीलिए नीचे ना जाकर के थोड़ा सा बिल्कुल जीरो नहीं जाती, कैपेसिटर उसको चार्ज करता है एकदम से। तो कैपेसिटर की वजह से पूरा नीचे नहीं हो पाता, थोड़ा ये ऊपर तक ही आ जाता है, फिर ये नीचे होता है। अब ये डिस्चार्ज हो गया, उतनी देर में इसका दूसरा वाला साइकिल आ गया, मतलब ये वाला साइकिल आ गया। फिर जैसे ही ये नीचे जाने की कोशिश करता है, इतनी देखो, ये आउटपुट है ना आपका, सुनना, इसमें कैपेसिटर चार्ज होगा, और जैसे ही करंट नीचे जाने की कोशिश करेगा, ये चार्ज कैपेसिटर अपनी करंट इसको देगा, तो ये वाला पोर्शन जो है वो हट जाता है। क्लियर? अब अगला साइकिल आया, क्योंकि जब कैपेसिटर ने करंट दी, यहां पे कैपेसिटर चार्ज हुआ, यहां कैपेसिटर ने करंट दी, कैपेसिटर हो गया डिस्चार्ज। अब अगली करंट आएगी तो कैपेसिटर फिर से क्या हो जाएगा? चार्ज। फिर से नीचे जाने की कोशिश करेगी, अब वो चार्ज कैपेसिटर अपनी करंट देगा और इस वाले साइकिल को हटा देगा। तो ये वाला साइकिल कैपेसिटर से हट जाता है, इसीलिए ऐसे करके जाता है, वो सिलेबस में नहीं है। चलिए बनाइए इसको, आधे को तो उड़ गए होंगे तोते। अच्छा, इसकी जगह मैं इंडक्टर भी यूज कर सकता था, बट इंडक्टर महंगा आता है ना यार, गरीब आदमी हम लोग, कि इंडक्टर सिर्फ डीसी को जाने देता है। मैंने क्या कहा था, ऐसी डिवाइस बताओ जो या तो डीसी को जाने दे या एसी को जाने दे। इसने कैपेसिटर बताया, कैपेसिटर, और जनरली कैपेसिटर ही यूज करते हैं। यहाँ लगा तो यार जगह कैपेसिटर लगा होता है, तो ऐसे करके तो शेप का फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो इसमें कौन से तुम घुंघरू लगा देते हो कैपेसिटर में, वो तो प्लेट ही है। आइए फिर एक बार समझते हैं शुरू से, बिल्कुल है नेशनल, रुद्र, सब भूल जाओ कि कुछ पढ़ाया भी था इससे पहले, सिर्फ तेल देखिए, और तेल की क्या देखिएगा, तेल की धार। आइए, यहां से मैंने इनपुट दिया, जब ये साइकिल गया है तो मैंने माना ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इंडक्शन हुआ, इंडक्शन विल अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज अराइज्ड। इस नेगेटिव की जगह इंड्यूस करेगा पॉजिटिव, और इस पे आ गया नेगेटिव, और ये 0 वोल्ट पे लगा रखा है आपने, ये 0 वोल्ट पर है, तो यहां से यहां तक पूरा ये 0 वोल्ट, और इधर 0 वोल्ट मेंटेन। जैसे ये पॉजिटिव हुआ, ये देखिए +0, ये 4 बायस्ड हो गया, ये देखिए नेगेटिव, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, ये हो गया रिवर्स बायस्ड।
फॉरवर्ड बायस्ड और ये रिवर्स बायस्ड। अब ये करंट थोड़ा देगा यार, अब करंट देगा ये, और ये यहां से करंट को देगा, और यहां पर आपको मिल जाएगा ये साइकिल D1 डायोड की वजह से। कोई दिक्कत? अब आया दूसरा साइकिल, उसमें ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इंडक्शन से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है और यहां जीरो, ये हो गया रिवर्स बायस्ड, और इसी वजह से हमें दूसरा वाला साइकिल ये नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मैं इसके भाई से बात करूं तो कहेगा भाई मैं पॉजिटिव हूं इस पर, अभी तक तूने काम करा, अब मैं कर देता हूं। तो अब ये करंट देगा और सीधी करंट आपके पास इसी डायरेक्शन में दे देगा, और दूसरा वाला आपको साइकिल भी यहां मिल जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले में यही वाला काम हो जाएगा, फिर से ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, इंडक्शन प्लस फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, और ये फिर से करंट दे देगा। फिर जब चौथा वाला साइकिल आएगा तो फिर से ये आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड, ये आपके पास रिवर्स बायस्ड। तो आपको यहां पर आउटपुट ये मिलता जाएगा। अब ये वोल्टेज जैसे बढ़ रहा है इतनी देर में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जैसे ये कम होगा कैपेसिटर अपनी करंट दे देगा, तो कम ना होकर के कैपेसिटर इसको ऐसा कर देगा। क्लियर? ये कैपेसिटर का काम है, फिल्टर का काम है, सिलेबस में नहीं है। इधर आइए, अब आप एक चीज देखिए, इनपुट में आपने ये दिया और आउटपुट में आपको ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला। गंजे इधर देख ले, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f थी और 1 सेकंड में ये एक साइकिल आया, तो उस 1 सेकंड में इसके कितने साइकिल आ रहे हैं? 2, एक ही आ गया और एक ही आ गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2f। ये फ्रीक्वेंसी डबल कर देता है। ठीक है, ये आउटपुट है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी f, आउटपुट की 2f। ये भी अभी आपके पास सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है।